जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के रोड शो। 29 लोकसभा सीट पूर्वांचल में, पूर्वांचल की प्रभारी महासचिव है प्रियंका गांधी। जिस तरह की छाप रहेगी, लेकिन राहुल गांधी ने इस बीच एक बात कही है कि 2019 का लोकसभा चुनाव तो है ही, लेकिन 2022 में भी हमारा ध्यान पूरी तरह से विधानसभा चुनाव पे रहेगा। चलिए हम आपको रोड शो और उसके जरिए जो मजमून जन टीवी का है वो आपको दिखाते हैं, फिर लौटेंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ में। हमारे साथ भाजपा नेत्री शील दवाई जी हैं, बीएसपी नेता विष्णु कुलवाल साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता सुरेंद्र लांबा जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। एक बार आप देखिए मजमून, लौटते हैं पैनल पे। लोकसभा 2019 के रण में कांग्रेस ने जब से प्रियंका गांधी को चुनावी रण में उतारा है, यूपी ही नहीं देश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। प्रियंका और राहुल गांधी ने आज यूपी के सियासी केंद्र लखनऊ में रोड शो कर सियासत को और गरमा दिया। प्रियंका की राजनीति में इस एंट्री को एक तुरूप के पत्ते की तरह देखा जा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रियंका जी को नई जिम्मेदारी मिली है। उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने जिस तरह से देश के लोगों को गुमराह किया है, उसके बाद लोगों ने अपनी मंशा साफ कर दी है। इसके तहत कांग्रेस को अब प्यार मिल रहा है। प्रथम विजिट है उनकी, तो नेचुरल है कि जो आप देख रहे हो कार्यकर्ताओं उत्साह, और उत्साह जब होता है तो स्वतः ही फिर रोड शो हो जाता है। तो उस रूप में देखते हैं कि एक संदेश जाएगा पूरे यूपी के अंदर, पूरे देश के अंदर। और चुनौती चुनाव की सबके सामने है, तो प्रियंका गांधी जी अगर गई है वहां पर, रोड शो करेंगी। रोड शो नहीं करेंगी बल्कि वो लगातार यूपी के दौरे करेंगी और एक मैसेज जाएगा और माहौल बनेगा। प्रियंका गांधी की जब से राजनीति में एंट्री हुई है, विपक्ष लगातार हमले कर रहा है। आज हुए रोड शो को लेकर भी बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने इस रोड शो को चोर शो बताया। भाजपा लगातार रॉबर्ट वाड्रा के लैंड डील मामले को लेकर भी निशाना साध रही है। इसको इन लोग रोड शो कह रहे हैं, मगर जो बीजेपी को दिखता है ये रोड शो नहीं है, ये चोर मचाए शोर है। अब गांधी और वाड्रा परिवार जो बेल पे आउट हो वो रोड शो नहीं कर सकता, चोर शो करेगा। कांग्रेस की नई सिपह सालार प्रियंका को चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। संगठन को मजबूत करने को लेकर जातीय वोट बैंक तक को प्रियंका गांधी को साधना होगा। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के इस रण में प्रियंका गांधी को जमीनी स्तर पर माहौल बनाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने मजमून देखा। भीड़ काफी जुटाई है प्रियंका गांधी ने रोड शो के दरमियान। बड़ा सवाल यही है कि ये भीड़ क्या वोट में तब्दील हो पाएगी, क्योंकि भीड़, रोड शो, सभाएं, उनके जोश फूकने के लिए भीड़ तो काफी इकट्ठी होती है, लेकिन जब वोट पड़ते हैं तो ये वोट में कितना डाइवर्ट होगा, ये देखने वाली बात। और यही प्रियंका गांधी के सामने चुनौती है। हम आपको बता दें कि पिछले 3 चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस का वोट शेयर भी गिरा है और सीटों की संख्या में भी कमी आई है। यूपीए 1 जब बना उस वक्त 73 सीट पे चुनाव लड़ा कांग्रेस ने और मात्र 9 सीट पे जीत दर्ज कराई। इसी तरह से 2009 में 69 पे अपना भाग्य आजमाया, 21 सीट में जीत दर्ज कराई और 2014 में 67 सीट पे अपने प्रत्याशी उतारे और 2 सीट जीत पाए, जो एक राहुल गांधी और एक सोनिया गांधी। यही चुनौती प्रियंका गांधी के सामने है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश वो सत्ता की सिड्डी है जो सिंहासन तक लेके जाती है। मैक्सिमम टाइम ये रहा है कि उत्तर प्रदेश जिसने फतेह किया, केंद्र में सत्ता उसी की बनी। अब यहां देखना होगा कि 2019 के चुनाव में प्रियंका गांधी, जो भीड़ आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, उस भीड़ पर कितनी गहरी पैठ रहेगी, कितनी गहरी छाप रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। यही एजेंडा है हमारा। क्या प्रियंका गांधी वोट में तब्दील कर पाएंगी? हम आपको बता दें कि 80 सीट लोकसभा की
उत्तर प्रदेश में, और जिस जगह की जिम्मेदारी उनको दी गई है वो बाहुबलियों से अटा पड़ा है, बाहुबलियों का हमेशा दबदबा रहा है। यह देखने वाली बात होगी कि मतदाता पर किस तरह की छाप रहेगी। और वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर जो लोकसभा का पहला चुनाव की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी सीट 2 सीटें गुजरात से उत्तर प्रदेश से जीती, उसमें उत्तर प्रदेश की बनारस सीट को उन्होंने बरकरार रखा। यहां एक मुकाबला केवल जनता को डाइवर्ट करने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर उसी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो प्रियंका गांधी के सामने एक बड़ी चुनौती यह भी होगी। बीएसपी और समाजवादी पार्टी का अपना गठबंधन है, बीजेपी की सत्ता है वहां पे, और एक मजबूत पक्ष अगर आज का कहें तो बीजेपी का है। बीजेपी के सामने दूसरी चुनौती होगी। चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं विष्णु कुलवाल जी के पास जाना चाहूंगा। कुलवाल साहब, आप लोगों का एक एजेंडा था कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है। राहुल गांधी अपनी बात कह रहे हैं, आप लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं, आपने 2 सीटें उनके लिए छोड़ भी दी हैं। अगर बिखराव होगा तो बिखराव का फायदा, लगातार आप लोग ये बात कर रहे हैं कि विपक्ष बिखरा हुआ था, अगर एक यूनिटी के साथ में आता है तो बीजेपी से ज्यादा % वोट हमारे थे, तो ये बिखराव तो अभी भी दिख रहा है। देखिए योगेंद्र जी, ये बिखराव नहीं है। सपा और बसपा, ये जो दोनों की वोटों की जो गिनती है अब तक का, उन दोनों की वोटों की गिनती को आप देख लीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी से करीबन 13% ज्यादा वोट है हमारे पास आज की स्थिति में। सवाल है, कांग्रेस को 2019 में करीबन 7.4% वोट पड़ा था इनको, सॉरी 2014 में चुनाव में। उससे पहले कांग्रेस को 18 मिला था, उसके पहले 7 मिला था। सवाल है कि कांग्रेस अपनी धरती को टटोल रही है कि हमें चुनाव में करना क्या है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी और सपा, ये दोनों मिलकर जब चुनाव लड़ रहे हैं तो आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सामने स्थिति आ गई कि अपनी जमीन को दोनों पार्टी टटोल रही है, क्योंकि इनको लगा था कि ये दोनों चुनाव लड़ेंगे तो हमको वही 73 सीटें मिल जाएगी। मगर आज यूपी में स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए बहुजन समाज पार्टी और सपा ने मिलके, हम ये चाहते थे कि जो मोदी जी ने जो वादे पूरे नहीं किए उसके लिए महागठबंधन बना था। और आज ये कांग्रेस के लिए जो हमने 2 सीटें छोड़ी है, वो इसलिए छोड़ी है कि 2014 में भी दोनों ये लोकसभा जीते थे। सवाल है कि इन सब बातों को देख के, इन सब स्थिति को देख के ये जो गठबंधन बना है, इससे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बौखलाई हुई है। और ये दोनों ये देखना चाहते हैं कि हमें करना क्या है। मगर आज वहां की जो स्थिति स्पष्ट हो गई है, चाहे प्रियंका, देखिए कांग्रेस का आंतरिक मामला है, इससे हमें कोई संबंध नहीं है प्रियंका गांधी जी से। ये इनका आपस का मामला है, रोड शो करे, कुछ भी शो करे, ये सबका अधिकार है, लोकतंत्र में चुनाव में सबको अधिकार है। सवाल है कि मगर आज जो ये स्थिति बनी है देश में, ये बहुजन समाज पार्टी और सपा के गठबंधन के बाद जो स्थिति बनी है, उसके बाद देश में महागठबंधन बनने जा रहा है। और ये जो यूपी होके ही जो दिल्ली जाया जाता है, तो सबसे पहले यूपी में ही माननीय मोदी जी की इतनी बड़ी हार होगी भारतीय जनता पार्टी की, जो भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। चले, मैं लौटूंगा आपका। शील दाभाई जी हमारे साथ। शील जी, दोहरी चुनौती आप लोगों के सामने भी है। एक ये चुनौती है कि आप सत्ता में हैं और 73 सीट आपके गठबंधन के साथ में पहली मर्तबा, राम मंदिर आंदोलन के दौरान भी कभी आपको इतनी सीटें नहीं मिलती, इतना वोट % नहीं मिला था, तो उसको मेंटेन करना। और अगर यूपी फतह नहीं कर पाते हैं तो बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 70 सीटें, कई राज्यों की सीट मिलकर के आपकी 73 सीटें बन रही हैं, तो ये एक बड़ी चुनौती होगी। प्रियंका गांधी सामने है, चुनौती केवल आपके सामने नहीं है, कांग्रेस के सामने भी बड़ी चुनौती होगी। लेकिन एक तरफ गठबंधन है, राहुल गांधी लगातार हमले कर रहे हैं नरेंद्र मोदी पर, राफेल डील को लेकर के आज भी उन्होंने कहा है, वो ही हमेशा जो कहते आए चौकीदार को लेकर के, वो सब कुछ कहा है। आपको लगता है या कुछ अंदर बीजेपी महसूस कर रही है कि प्रियंका गांधी एक बड़ी चुनौती होगी? देखिए, कोई भी चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा हो, हर चुनाव अपने आप में एक चुनौती होता है। लेकिन जिस रूप में ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, राहुल गांधी जो समझते हैं कि जिस तरह से उनको बसपा और सपा ने इग्नोर किया, शायद अंदर से कहीं ना कहीं आहत हुए होंगे वो, तो उन्होंने एक नेता के तौर पर
प्रियंका गांधी को इतना बड़ा चढ़ा के प्रोजेक्ट किया है कि पता नहीं वो जाने क्या से क्या कर देंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। अभी आई है, अभी शुरुआत है। जो भीड़ आप जो देख रहे हैं वो भीड़ पहली बार वो निकल, वैसे पहली बार तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन पद ग्रहण करने के बाद वो पहली बार आई है, तो भीड़ तो देखने के लिए आती है, एक स्वाभाविक बात है। और भीड़ कन्वर्ट भी हो जाए ये बिल्कुल जरूरी बात नहीं है। और जहां तक कांग्रेस का यूपी में सवाल है, जिस पहले भी उन्होंने जिस तरह से 2 सीटें जीती, उससे भी एक मैसेज गया था कि कांग्रेस वहां पर अपना जनाधार खो चुकी है। और रही बात तीसरी कि भारतीय जनता पार्टी के सामने ऐसा कोई भी विकल्प के तौर पर कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। हालांकि जितने भी सारी पार्टियां इकट्ठे होकर के एक ये मैसेज देने का प्रयास कर रही हैं, अंदर से इस बात को स्वीकार कर चुकी हैं कि अगर हम हिंदुस्तान में एक नहीं हुए तो हम मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते। जिस तरह से बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता ने जो किया, उनके साथ में जितने भी जो मुख्यमंत्री आए, उन्होंने जो कुछ भी बोला, वो सब एक फ्रस्ट्रेशन या अपनी अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद थी। राजनीति में फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा कैसे लगता है शीलदा बाई जी? देखिए, किसी के बारे में कुछ अनर्गल कहना या फिर उस किसी के बारे में ओछी बात कहना या सामने वाले पर ज्यादा हमले करना, किस तरह से अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? देखिए, फ्रस्ट्रेशन जब होता है तो आदमी को लगता है कि जैसे कोई चीज नीचे से खिसक रही है या धरती खिसक रही है, जाता तो है। बिल्कुल उस पर जमाने के लिए जी। जैसे आदमी जब डूबता है तो वो चाहे पेड़ की टहनी हो या एक छोटा सा कुछ भी सहारा हो तो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तो आज ये दल, जब इनको लग रहा है कि एक ऐसी नाव में बैठे हैं तो डूबने वाले हैं ये आगे चल के, तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपना अस्तित्व बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं। और ये निश्चित है कि प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी हैं और भी स्ट्रांग होकर उभर रहे हैं। आप देखिए, यूपी में भी आप देख लीजिए कि जिस तरह से मायावती और इनका जो गठबंधन स्पष्ट दिखा रहा है, क्योंकि 15 साल से वहां पर उन्होंने मायावती का राज भी देखा है, उन्होंने मुलायम सिंह यादव को भी देखा है, बिहार में लालू यादव को भी देखा है कि किस तरह से एक परिवार जिसने पूरी पार्टी पर कब्जा हुआ है, एक परिवारवादी सारी पार्टियां हैं जिनका कोई कहना चाहिए कि कोई कैडर बेस है ही नहीं उनमें। एक भारतीय जनता पार्टी है जो उसका सब, चाहे संगठन ले लो, चाहे उसकी वर्किंग प्रणाली ले लो, सब बिल्कुल डिफरेंट है। और नरेंद्र मोदी जी की बात पर लोग विश्वास करते हैं कि 5 साल में जो कहा, जो करके दिखाया, उस पर विश्वास करते हुए चलिए, मैं आऊंगा, अभी आपके पास में आ रहा हूं। मैं, हमारे साथ सुरेंद्र लांबा जी भी है। सुरेंद्र जी, कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि भीड़ तो प्रियंका गांधी के रोड शो में काफी दिख रही है, लेकिन वोट में तब्दील करना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि चुनौती इस नाते से है कि आपका वोटिंग परसेंटेज वहां से डाउन हुआ है, सीटें कम हुई हैं, इसको वापस से बनाए रखना। निश्चित रूप से योगेश जी, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ चुनौती नहीं है, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। और पिछले जो लंबे समय से जो कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा कहीं न कहीं कमजोर रहा है। और रही बात सपा की बात करें या बसपा की बात करें, तो पूर्व में भी ये जो यूपी है उसका पार्ट नहीं थे, भारी समर्थन हमेशा रहा है। और अन्य पार्टियों की भी बात की, बीजेपी से मैडम बता रहे थे, ये नहीं है कि जो महागठबंधन में शामिल है वही पार्टियां इकट्ठी होती है। जो एनडीए के भी घटक दल है वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि देश में डेमोक्रेसी है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डैमेज की करने के प्रयास हो रहे हैं। जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, सीबीआई है, आरबीआई है, उनका मिसयूज हो रहा है। जिस प्रकार के देश में हालात है संविधान और देश में योगेश जी पहली बार देश के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को आके कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि देश की जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में है। मैं आप बिल्कुल बोलिएगा, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं सीधी सपाट कि ये रोड शो जो है इसको वोट में तब्दील करने का क्या आपके लोगों के पास में प्लेटफॉर्म होगा कि ये वोट में तब्दील हो सकेगा? क्योंकि भीड़ देखिए किसी भी रैली में आती है, उमड़ती है, एक अंदाजा लगता है सामने वाले के लिए थोड़े पसीने छूट सकते हैं, लेकिन ये बड़ा एक एक्सपीरियंस है राजनीति का कि वो वोट में तब्दील हो, ये कोई जरूरी नहीं है। मैंने आपकी बात को समझा है कि रोड शो का मतलब ये नहीं होता कि रोड शो से ही ये जो पब्लिक है वो आपके साथ है, निश्चित रूप से। लेकिन कहीं न कहीं रोड शो में भी
जनता तभी उमड़ती है जब किसी नेता के प्रति उनकी चाहत होती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो अभियान है वो मात्र रोड शो नहीं है। प्रियंका गांधी जी को जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान दी गई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो ग्रास रूट पे काम करेंगे। आज चूंकि उनके कार्यभार संभालने के बाद पहली बार उनको अपने जो फील्ड है, क्षेत्र है, उसमें जाना था और जनता की चाहत थी, वो जनता में जो उत्सुकता थी, उत्तर प्रदेश की जनता के मन में जिस प्रकार का लंबे समय से कार्यकाल रहा है, जिस प्रकार के जो विकास से कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश पिछड़ चुका है, तो उन लोगों को उनकी सोच है सब लोगों की 36 कौम की पार्टी के, मान लीजिए हर धर्म जाति धर्म को साथ लेकर के चलने वाले विकास के मुद्दे के साथ कांग्रेस पार्टी ऐसा कर सकती है। तो कांग्रेस पार्टी ग्रास रूट पे काम करेगी। जैसा प्रियंका गांधी जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने अपने जो आप उनको सुन रहे थे जो उनका स्पीच था, तो उन्होंने इस बात को कहा कि रोड शो का मतलब ये नहीं है कि आज आ गए, हम ग्रास रूट पे काम करेंगे आम कार्यकर्ता को। और कहीं न कहीं मैं तो ये बात स्वीकार करने में हमें कतई अतिशयोक्ति नहीं है कि कहीं न कहीं हमारा संगठन कमजोर है और जिसकी जिम्मेदारी आज प्रियंका गांधी जी के लिए भले बीजेपी के लोग कुछ भी कहे, अन्य पार्टी के लोग कुछ भी कहे, लेकिन प्रियंका गांधी जी ने उस उत्तर प्रदेश में पार्टी को ऐसे संभाला है जिस टाइम में कांग्रेस पार्टी वहां कमजोर है और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में और पूरे देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में संगठन मजबूत करेगी। उत्तर प्रदेश जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य अपने देश की राजनीति में है, उसमें कांग्रेस पार्टी नंबर 1 बन के उभरेगी। जिस प्रकार देश की जनता की एक, आपने जो बात कहा कि वोट आपस में डिवाइड है, तो ऐसे हालात पैदा होंगे नहीं। अभी आपने राजस्थान में भी एक विधानसभा सीट पे बाईपोल हुआ रामगढ़ में, तो रामगढ़ में आपने देखा कि जनता समझ चुकी है कि वो वोट काट, जैसे उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं फायदा होगा तो वो वोट देना पसंद नहीं करते, वो निश्चित रूप से फिर कांग्रेस को चुनते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भी कांग्रेस पार्टी को मौका देगी। कांग्रेस पार्टी, बीएसपी की अपनी विचारधारा है, सपा की अपनी विचारधारा, बीजेपी की, कांग्रेस के लिए कांग्रेस को खुद को मजबूत करना और अपने संगठन को मजबूत करना, अपने कार्यकर्ताओं को इम्पोर्टेंस देना, दे करके आगे बढ़ने। चलिए उसके लिहाज से तो प्रियंका गांधी का रोड शो, भीड़ आप लगातार देख रहे हैं कि भीड़ काफी रही प्रियंका गांधी के रोड शो में, लेकिन बस सवाल वही आके अटकता है कि क्या यह भीड़ मत में तब्दील हो पाएगी। एक बार फिर मैं जाना चाहूंगा विष्णु कुलवाल जी के पास में। कुलवाल साहब, बड़े आदर के साथ में कहा है राहुल गांधी ने कि अखिलेश और मायावती के प्रति हमारा आदर रहेगा, लेकिन फ्रंट फुट पे खेलने की बात भी कह रही है कांग्रेस कि हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे, हर राज्य में फ्रंट फुट पे खेलेंगे, यानी कि बड़े भाई की भूमिका में तो हम ही रहेंगे। अगर आपको अलायंस करना है तो आपको छोटी भूमिका में जाना पड़ेगा। आप सीट देने को तैयार नहीं है, राहुल गांधी वहां फ्रंट फुट पे खेलना चाहते हैं, तो ये कैसे एडजस्ट होगा? मोदी को आप लोग हराने का एक संकल्प ले रहे हैं, तो यूपी में कैसे संभव होगा ये? देखिए योगेंद्र जी, अभी शील धाबाई जी ने कहा कि ये पार्टियां एक परिवारवादी पार्टियां हैं। शायद शील धाबाई जी को पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में भी गुजरात के सिवाय दूसरा कोई काम नहीं है। इनके जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी जी वो गुजरात से आते हैं, इनके जो पार्टी के अध्यक्ष है वो गुजरात से आते हैं, इनके जो पार्टी ने जिनको चंदा लेके पैसा चुनाव लड़ा है गौतम अडानी जी गुजरात से आते हैं। महात्मा गांधी गुजरात से आते थे, तो महात्मा गांधी आते कहा रहे हो आप तो सरदार पटेल की मूर्ति लगा रहे। सरदार पटेल जितने आरएसएस में बैन लगाया आप उसकी मूर्ति लगा रहे। इसका मतलब मोदी जी आरएसएस का विरोध करने वाले का सम्मान करते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, शील धाबाई जी आप इसको पढ़ लीजिए पहले आप। तो मैं तो कह रहा हूँ कि जब आपके पास हिंदुस्तान में गुजरात के सिवा कोई दूसरा प्रदेश ही नहीं है तो आप फिर गुजरात मॉडल की बात के सिवा आपके पास क्या चीज है? आप लोग सिर्फ झूठ बोल के, झूठे वादे करके, जनता को गुमराह करके, देखो हम गरीबों की पार्टी है, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम मानते हैं बहन मायावती गरीबों के नेता है, पर हम गरीबों के साथ, गरीब हमारे साथ है। बहुत अमीर है वो, खुद तो हम देखिए शीला भाई जी, आप तो बोल रहे हैं ना, आपको बहुत तकलीफ है कि गरीबों ने पैसे देके, कोई तो हमारे लीडर बने,
तो गरीबों ने पैसे देके मायावती जी को वोट दिलाया, तो आप उसकी फिक्र मत कीजिए। स्टैचू पे खर्च कर सकती है, वो पैसा अगर जनता के बीच में जाता, उन गरीबों को देते तो उत्थान हो जाता। तो आप भी सरदार पटेल की मूर्ति को लगाइए, आप भी गरीबों को बांट देते, आपने क्यों झूठ बोल रहे हो? और हमने गणेश जी की मूर्तियां लगाई है, गणेश जी की सवारी की मूर्तियां लगाई है, आप झूठ बोलते हो, आप झूठ बोलने के मार्ग तोड़ो। क्या हो गया आपको कि इसमें उसी मैदान में आपके प्रधानमंत्री जी ने आम सभा करके आए, तो आपको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। उन्होंने बोला बहुत अच्छा इन्होंने गार्डन बनाया है, तो ये नहीं कहा कि मूर्तियां बनाई है, खुद की मूर्ति बनाई है। कहाँ लगी है मायावती जी मूर्ति? मायावती जी की 50 मूर्ति वहां लग रही है। आप देखते हैं? मैंने देखी है। देखिए आपने? पक्का है ना आपकी? तो उतार दो उसको आप। किसको तो मुंह तो उठा दो, आपका राज है ना। देखिए आज बहुजन समाज पार्टी और सपा मिलकर जो चुनाव लड़ रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, देखिए कांग्रेस तो अपना स्थान ढूंढ रही है कि हमें करना क्या है। वो तो कांग्रेस ने अपना स्थान बता दिया कि हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे, हर राज्य में खेलेंगे, उत्तर प्रदेश सहित फ्रंट फुट पे खेलने नरेंद्र जी कि बड़े भाई की भूमिका हम रहेंगे, समाजवादी पार्टी हो चाहे बीएसपी हो, अगर बैठना है तो हमारे साथ पीछे बैठिए। नहीं, ये इनकी गलतफहमी होगी अगर ये बात ये बोल रहे हैं तो। सवाल ये है कि फ्रंट फुट पे खेलने वाले आदमी का क्या होता है, दो ही बात होती है योगेंद्र जी उसके पीछे, या तो गेंद जाए बाउंड्री के बाहर तो छक्का पड़े, और यह सीधे हो क्लीन बोल्ड। तो अगर कांग्रेस ने सोच लिया है कि हमें क्लीन बोल्ड होना है, हमें तकलीफ नहीं है, और इनको पता है कि बहन जी के बिना और अखिलेश जी के बिना उत्तर प्रदेश में कोई भी आदमी मोदी जी को सिर्फ बहुजन समाज पार्टी सपा हरा सकती है, और ये कांग्रेस में ताकत नहीं है या चीजें उनको हरा सके। तो ये ताकत जो लेके आए वो चुनौती, यही तो चुनौती आप लोगों के सामने भी। प्रियंका गांधी को अभी ऐसे वक्त पे लॉन्च किया गया है कि जब अखिलेश यादव और मायावती गठबंधन कर रही हैं, तो प्रियंका गांधी, क्योंकि ये तो होगा नहीं है कि अब जब प्रियंका गांधी को जिस तरह से लेके आए हैं, रोड शो करा रहे हैं, एक बड़ा कैंपेनर के रूप में उन्हें उतार रहे हैं कि 2 सीट पे अभी कांग्रेस कंप्रोमाइज कर सके। योगेंद्र जी देखिए इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, वो मुझे अभी इतना ज्ञान उसके बारे में नहीं है। अभी वक्त धीरे धीरे जब चुनाव बढ़ेगा आगे तब ये सब चीजें सामने आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो कांग्रेस क्यों गठबंधनों के साथ मीटिंग में राहुल गांधी जी जाते हैं, राहुल गांधी जी क्यों विपक्ष के नेताओं को बुलाते हैं, तो ये बात तो राहुल गांधी जी भी जानते हैं कि बिना इनके हमारा काम चलेगा नहीं। और जहां सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी, तो ये तो 29 पार्टियों का गठबंधन है, ये इनको गठबंधन के बारे में तो बोलना ही चाहिए। कम से कम देश के प्रधानमंत्री जी को अपनी भाषा और अपने संयमता जो पहले खो चुके हैं, और आज भी इनकी जो भाषा है, अगर इन्होंने भाषा पे कंट्रोल नहीं किया, आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बहुत कठिन समय होगा। मैं एक बार लांबा जी आपके पास में आना चाहूंगा। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अखिलेश और मायावती दोनों के प्रति उनका सादर सम्मान, आदर है, आदर भाव है। कार्यकर्ताओं को भी आगाह किया है, जब से कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई कमेंट इस तरह का आ भी रहा है। लेकिन आप लोग फ्रंट फुट पे खेलना चाहते हैं, वहां लगता है बीएसपी को और एसपी को कि वजूद हमारा है कांग्रेस से ज्यादा। तो चुनाव तो सामने है, मुझे जहां तक लगता है कि मार्च फर्स्ट वीक में आचार संहिता लग जानी चाहिए। किसी के पास में इतना वक्त नहीं है। खैर ये राजनीतिक दलों का अपना एक आंकलन होगा, सोच होगा, वो कैसे क्या एडजस्ट करते हैं। देखिए तो मित्रता भी निभाएंगे आप और फ्रंट फुट पे खेलना भी चाहते हैं? हम तो मित्रता बीजेपी के साथ भी निभाते हैं, और राहुल गांधी जी खुले कहते हैं कि हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। जनता की सेवा के लिए बीजेपी मैदान में आई है, और जनता की सेवा के लिए कांग्रेस, बीएसपी, देश की तमाम पार्टियां होती है। लेकिन जो लोग देश की जनता से वादे करके चुनाव के वक्त आते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद वादे भूल जाते हैं, ऐसे लोगों का हम विरोध करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए, चले वो तो नरेंद्र मोदी जी के सामने तो आप लोग अपना अखड़ा जमाइए। मैं तो ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी फ्रंट फुट पे भी खेलना चाहते हैं, बीएसपी और समाजवादी पार्टी। मैं ये कह रहा हूं योगेंद्र जी कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और उत्तर प्रदेश एक राज्य था जहां वास्तव में कांग्रेस पार्टी का संगठन कमजोर था। वहां भी जिस प्रकार पार्टी अपना संगठन का काम कर रही है और नंबर 1 होगी, मैं आपको विश्वास दिलाऊं। और रही बात आपने कहा सपा और बसपा की, तो उसके लिए शुक्रगुजार हम इस बात के भी है कि जहां जहां देश की डेमोक्रेसी डैमेज जब होता है और संगठन की बात आती है, तो उन लोगों ने पूरे देश के साथ खड़े होने का काम किया है। चले लांबा जी वापस आऊंगा आपके पास में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी के रोड शो की। प्रियंका गांधी लगातार रोड शो उन्होंने दिन भर किया और काफी लंबी यात्रा की। ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी उनके साथ हैं। राहुल गांधी ने कहा चौकीदार को लेकर के जो भी उनका अपना एक वक्तव्य है वो लगातार, लेकिन इससे भी बीजेपी ने एक बात जरूर कही है कि जब पूछा गया रिएक्शन मीडिया ने कि भाई इसको सिद्धार्थनाथ सिंह का अपना बयान एक आया है, उसमें कहा है कि चोर मचाए शोर, उस टाइप का ये रोड शो है। मैं लांबाजी के पास में था ब्रेक से पहले, एक बार फिर मैं जाऊंगा। बीजेपी से आप जैसे कह रहे हैं चौकीदार को लेकर के, उसी तरह से जवाब दिया है बीजेपी ने कि चोर मचाए शोर। इस रोड शो का सिर्फ एक ये निष्कर्ष है। देखिए, अगर चोर मचाए शोर तो ये बात उनको हो सकता है उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के लिए भी बोली होगी, क्योंकि मोदी जी भी आजकल घूम रहे हैं और जगह जगह नारे लगा रहे हैं, तो शायद उनका निशाना राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी नहीं होकर के नरेंद्र मोदी जी भी हो सकते हैं। कि जैसा कि बीजेपी में अंदरूनी मामला चल रहा है, नितिन गडकरी जी खुद कह चुके हैं, जो इनडायरेक्ट रूप से नरेंद्र मोदी जी को निशाना बना चुके हैं, तो हो सकता है उनकी भी कोई न कोई पीड़ा नरेंद्र मोदी जी के प्रति रही होगी। लेकिन जिस प्रकार अगर आप बात करें कि कौन चोर है कौन साहूकार है, इस बात का फैसला अगर जिन एजेंसियों को ये खुद सौंपा है और आज जिन एजेंसियों को अगर हाथों में ले रखा है, तो इनको फिर अगर पूरा देश इस बात की मांग उठाता है, जैसे राफेल के मैटर को लेकर हुआ, देश की माननीय संसद में जब जेपीसी की मांग उठी तो नरेंद्र मोदी जी वहां संसद से भी उठ के चले गए थे। तो अगर राष्ट्र का पैसा लग रहा है और हम जिस नाम से खून पसीने की कमाई है उसमें अगर कोई बात आती है तो उनको फिर उसमें खुल के आना चाहिए। इसी प्रकार अमित शाह देश में जो इनकी नोटबंदी के चलते हुए लाखों लोग बेरोजगार हो गए, इनके 2 करोड़ पर यह रोजगार तो दूर की बात है, और इनके अमित शाह के बेटे के 16,000 गुना प्रॉपर्टी बढ़ गई, और जैसा के बेटे की जो है, इस प्रकार के जो हालात देश में है, नोटबंदी से, जीएसटी से मध्यम वर्गीय व्यापारी मारा गया, नोटबंदी से आम आदमी को नुकसान हुआ, तो ऐसे में कौन चोर है कौन साहूकार है, इसका फैसला तो इनको खुद को करना चाहिए। और मुझे लगता है कि बीजेपी के नेताओं की पीड़ा, अगर इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करें तो वो खुद इस बात को स्वीकार करेंगे। कांग्रेस पार्टी की बात आती है तो कांग्रेस में जो राज्य लेवल पे जो नेता है उनको इंपॉर्टेंस ही दी जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आम हर बात का फैसला नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह कर देते हैं। तो इससे कहीं न कहीं इनके बीजेपी के नेता भी पीड़ित है, और देश में जिस प्रकार जी लांबा साहब, लेकिन ये बड़ी चर्चा है कि आप अमित शाह नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं कि वो अपनी चीजों को कार्यकर्ताओं पे थोपते हैं, संगठन पे थोपते हैं। यही बात कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि एक मुखी नेतृत्व है वहां पे। राहुल गांधी यानी गांधी परिवार से जो कुछ कहेगा वही सब चीजें होती हैं। आप लोगों की मीटिंग होती है, उसमें एक लाइन का एक प्रस्ताव पास होता है कि आला कमान पर छोड़ दिया जाता है, वो जैसा निर्देश देंगे वैसे ही करेंगे। कई बार आपकी पार्टी के विधायक भी कहते हैं कि अगर एक लाइन का प्रस्ताव अगर पारित करना था तो फिर फोन पे बात कर लेते, इसकी आवश्यकता क्या थी। हालांकि ये कोई रिलेवेंट मैटर नहीं है आज हमारा यहाँ पे, रिलेवेंट मैटर नहीं है, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन राहुल गांधी जी देश के आम कार्यकर्ता से मिलते हैं, और अगर किसी विधायक को ये लगता है तो उनको निश्चित रूप से राहुल गांधी जी से समय लेके मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी के लिए तो दरवाजे खुले हैं, वो किस आदमी ने किस एंगल से किस परिस्थिति को लेकर बात कही होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी है वो अपने आम कार्यकर्ता को पूछती है, अपने पार्टी के विधायकों को, सांसद को, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को बर्बाद करने वाला नोटबंदी का निर्णय नरेंद्र मोदी जी ले लेते हैं। उनके पार्टी के सांसदों को, उनके पार्टी के केंद्रीय जो कैबिनेट में मंत्री बैठे हैं उन लोगों को पता नहीं होता है, जीएसटी के बारे में पता नहीं होता है, देश के रक्षा मंत्री को ये पता नहीं होता कि राफेल डील हो चुकी है। तो जब जो संसद में जो लोग बैठे हैं देश, लेकिन आप जो मुद्दे बता रहे हो, चुनाव में असर होगा इसका? कुछ बिल्कुल असर होगा। जैसा कि आपने देखा शर्मा जी, 5 राज्यों के चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी जिनके 5 में से 3 राज्य थे उसमें 0/5 का रिजल्ट लेके आई है। इसी प्रकार जितने भी बाईपोल हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी, देखिए आप राज्य के चुनाव को तो अलग परिस्थिति बता दोगे, लेकिन संसद से जुड़ा हुआ सांसद का जो चुनाव है वो नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा हुआ चुनाव होता है, जिसको नरेंद्र मोदी जी खुद सेमीफाइनल बताते हैं। जो 2 दर्जन के लगभग पूरे देश में जो चुनाव हुए हैं उसमें इन्होंने प्राय सीटें इन्होंने खो दी। इसी प्रकार 5-6 के लगभग सांसद इनकी पार्टी को छोड़ करके चले गए। तो ये बात तो खुद नरेंद्र मोदी जी को, और यहाँ तक कि
बिहार के तो जो इनके जो केंद्र में जो एक पार्टी थी उनके उन्होंने तो ये बात कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कि हमें बीजेपी से परहेज नहीं है, अगर नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट रखोगे तो हम समर्थन नहीं देंगे। या फिर एक बार मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, या अपने घर को बचाने से ज्यादा पड़ोसी की चिंता दिखाई देती है हर राजनीतिक दल के साथ में। यही इस चुनाव में मुझे जो मोटा एजेंडा दिखाई देता है कि आपके यहाँ पे क्या चल रहा है उसकी कम तारीफ करो या चर्चा करो, लेकिन सामने वाले के क्या चल रहा है उसकी चर्चा जरूर करो। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर जीत का एजेंडा जो है पूछा जाए किसी से कि जीत का एजेंडा क्या, आपका जीतोगे कैसे, तो अपनी उपलब्धियों से ज्यादा कि हमने कुछ किया है जिस पे जनता भरोसा कर सके। सामने वाले की कमियां बताई जाती हैं कि उसके पड़ोसी या सामने वाला या विरोधी दल, उनकी ये कमियां हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। तो मुझे लगता है जनता का तो ट्रेंड बदल रहा है या राजनीतिक दलों की सोच अलग हो रही है अभी कि लोग विकास को एजेंडा नहीं मानना चाहते हैं या विकास की चीजों को पसंद नहीं करते हैं। सुरेंद्र जी, एक लंबा एक्सपीरियंस है आपका भी राजनीति में, यह वजह क्या है कि हम अपनी उपलब्धियों से ज्यादा सामने वाले की कमजोरियों को गिनाने में ज्यादा भरोसा करते हैं? ऐसा नहीं है शर्मा जी, अगर आप देखें राजस्थान का मैं एग्जाम्पल बताऊं, 5 साल पूर्व में जिस कांग्रेस पार्टी को मात्र 21 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने बम्पर बहुमत दिया था, उस समय कांग्रेस पार्टी के जो राजस्थान के चीफ थे सचिन पायलट जी ने, उन्होंने जो राजस्थान के जो पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग में इस बात को कहा था कि अगर हम ये सोचें कि भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के जो फेलियर रहेगा, हम इन लोगों की बुराई करेंगे तो उससे हमें जनता मौका नहीं देने वाली। और चाहे किसानों की बात हो, नोटबंदी का समय हो, जीएसटी का समय हो, छात्रों के साथ जिस प्रकार कहीं भी किसी भी वर्ग के साथ जिस प्रकार जो सामाजिक ताने बाने को खराब करने का काम किया, कांग्रेस पार्टी का आम कार्यकर्ता प्रदेश की जनता के साथ खड़ा रहा और उसी का रिजल्ट है कि कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की जनता ने मौका दिया। और मैं आपको बता दूं कि चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, अगर किसी के भी और किसी भी नेता के आप ये देखते हो कि कैबिनेट मिनिस्टर भी चाहे बीजेपी को, वो चुनाव हार जाते हैं और एक ही विधायक बना हुआ आदमी वो अगर जनता में खड़ा रहता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो क्यों नहीं सत्ताधारी दल का न भी हो, तो बावजूद उसके वो रिपीट होता है। इसका मतलब है कि जो ट्रेंड अगर रहा भी होगा तो वो ट्रेंड बदल चुका है। अब जनता है, जनता का सेवक बनना पड़ेगा आपको। अगर आप जनता के राजा बनकर चौकीदार बनने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल चौकीदार शब्द तो वो खुद यूज करते हैं कि भी मैं देश का चौकीदार हूँ, शायद तो अभी भी कहते हैं। हाँ, वो कहते हैं, लेकिन अगर चौकीदार चोरी करेगा तो हम भी हमारे घर का चौकीदार उसको रखेंगे नहीं, चाहे वो ये कह दे कि भी मैं सैलरी पास से दूंगा तो भी हम स्वीकार। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में लौटूंगा। तो पूर्वांचल जहां की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी है, वहां 24 जिले होते हैं, उनकी 29 लोकसभा सीट है और यह 29 लोकसभा सीट की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी पे है। प्रियंका गांधी ने अपने रोड शो में भीड़ तो जम के जुटा ली, लेकिन फिर सवाल वही आता है, क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? ये बड़ा चुनाव बड़ी चुनौती। हालांकि राहुल गांधी ने कह दिया है कि 2019 से ज्यादा फिक्र हमें 2022 की है। एक बार फिर मैं शील दवाई जी के पास लौटना चाहूंगा। शील जी, नरेंद्र मोदी के गढ़ में कांग्रेस ने अपनी व्यूहरचना रचते हुए प्रियंका गांधी के राजनीतिक दहलीज पे जो आगाज कराया है, उन्हें पार्टी में पहली मर्तबा जो पदाधिकारी बना करके और मैदान में उतारा है, वो सीधी चुनौती नरेंद्र मोदी से लेने की है। उनके गढ़ में सेंध मारने की कोशिश होगी। और क्योंकि देखिए, प्रियंका की लॉन्चिंग जो है वो कांग्रेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक ये डिमांड आ रही थी अलग अलग जगह से कि प्रियंका गांधी को लाइए मैदान में, प्रियंका गांधी कांग्रेस में आए, अब सक्रिय होनी चाहिए। अब ये जो मुरीद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वो भी पूरी हो गई है और अगर वहां पे गहरी छाप को छोड़ती है तो इसका एक मैसेज प्रियंका गांधी का पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, पूरे मुल्क में जाएगा। वहां सेहत बीजेपी को अपनी बनाए रखना अगर कहीं भी कमजोर कड़ी दिखी तो मुश्किल हो सकती है। देखिए योगेंद्र जी, जिस तरह से ईडी का शिकंजा जैसे जैसे वाड्रा की तरफ होता जा रहा है, उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए प्रियंका गांधी हो
चाहे राहुल गांधी हो, ये चोर चोर चौकीदार चोर कर रहे हैं, 60 महीने कर रहे हैं ना, देश की जनता ने 60 महीने का समय दिया था। घबरा क्यों रहे हो? नहीं, हम नहीं घबरा रहे। जैसे अभी तो आने तो आप घबराएंगे तो चौकीदार बता रहे हो। आप ये तो बताओ ना, वो तो खुद राहुल अगर जांच है राहुल का जो लेके आए क्या, उसको फॉलो क्या लेके आए हो? की भी हम नहीं करेंगे। झूठ को बोल दो, नरेंद्र मोदी जी हो जाएगा, वो सब होने वाला नहीं है। आप कितने भी हाथ पैर वाड्रा नरेंद्र मोदी दोनों की बात करें। आज पहुंचने वाली नहीं है। शील बाबा जी, आप मेरी बात सुन ले। मैं ये कह रहा हूँ, देश में 2 आदमियों पर आप चर्चा मैं लौटूंगा। सुरेंद्र जी आपको अवसर दूंगा। मैं एक बार शील धाबाई जी को अपनी बात कहने नहीं दीजिए, मैं आपके पास ही लौटूंगा वापस। जी शील जी, रेगुलर करिए। बिल्कुल, जो जिस तरह से इनकी UPA 2 जो भ्रष्टाचार में जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, और उसको छुपाने के लिए, और जो नोट, मैं एक बात कहना चाहूंगा, नोटबंदी GST आप लोग अपने बड़े एजेंडे के रूप में मान के चलते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी जैसे आप भी जिक्र कर रही हैं, तमाम भाजपा नेता अपनी फ्लैगशिप योजनाओं से ज्यादा, यूं तो आप लोग कहते हैं कि 129 योजनाएं हम लोगों ने चलाई हैं, लेकिन उन योजनाओं पे भरोसा आप लोगों को होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने किया है तो धरातल पे भी उतरी होंगी वो चीजें। बिल्कुल। लेकिन आप लोगों को कांग्रेस की कमजोरियां UPA 1 और 2 में क्या हुआ, उन तमाम चीजों को आज भी आप लोगों को आवश्यकता महसूस हो रही है। अगर उन्हें ढाल नहीं बनाएंगे तो शायद पता नहीं बीजेपी चुनाव ढंग से लड़ पाएगी नहीं। मेरा जो सवाल है, अगर मान लो सही है तो रख दो, कांग्रेस ने अगर कमजोरी रखी, देश के साथ में धोखा किया, तो उसका फल मिला है उनको। तो अब अपने एजेंडे से क्यों भटक रही है बीजेपी भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जो हमारे तो अपना विकास का एजेंडा जो आपका होना चाहिए, उससे डाइवर्ट होकर के राहुल गांधी, सोनिया गांधी, या फिर जो कार्रवाई उनका जिक्र किया जाना, अभी जैसे चोर मचाए शोर, ये सारी जो चीजें बीजेपी की ओर से बोली जा रही हैं। बीजेपी के पास में तो राज्यों में सरकार रही, केंद्र में सरकार रही है, तो आप अपने एजेंडे पे क्यों नहीं चल रहे हैं? मैं वैसे जानकारी जानना चाहता हूं मैं। बिल्कुल आप लोग कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में होना चाहिए उसके अलग आप लोग जा रहे हो, बिल्कुल नहीं कर रहे हो। आप भी वही कर रहे हैं जो अब तक होता है। नहीं, मैं तो वो जानना चाहता हूं कि आपको अपनी काबिलियत से ज्यादा दूसरे की कमजोरी पे भरोसा क्यों है? नहीं, देखिए, बात कमजोरी की नहीं है योगेंद्र जी। जिस तरह ये संवैधानिक जो संस्थाएं उन पर उंगली उठाते हैं, वो इलेक्शन कमीशन पर उठाते हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हुआ, CBI के साथ जो व्यवहार इन्होंने किया, सारे दल इकट्ठे होकर वहां कर उस कानून को तोड़ने की जो उन्होंने प्रक्रिया की है, तो कानून को तो हाथ में लेने की ये बात करें। संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर, इनको विश्वास नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं पर इनको विश्वास नहीं है। और वो झूठ, वो जो बार राहुल गांधी बोल रहे हैं, तो उनको बुलाना पड़ता है। जो हमारी नोटबंदी का जो हमारा एजेंडा था, उससे घबराए हुए हैं, क्योंकि ये पार्टियों, इनका सारा काला धन बंद हो गया था। BSP, समाजवादी कांग्रेस, सारा काला धन इनके पास था। इनको चुनाव में जिस तरह से इनके हाथ पैर फूल गए थे। बाकी आप बात करिए ना। जी एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए लंबा जी, एक बात बताइए कि पब्लिक कभी पूछ सकती है बात कि आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास में सारा धन था, इनडायरेक्टली पहले चुनाव से पहले ये लगता था कि पता नहीं गांधी परिवार ने विदेशों में कितना पैसा जमा कर रखा होगा। एक इनडायरेक्टली जो मैसेज जा रहा था। 5 साल आपकी सरकार रही है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां सरकार के अधीन काम करती हैं, या तो उन लोगों की ड्यूटी है बाकायदा। कई ऐसी एजेंसीज हिंदुस्तान में या किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में काम करती हैं, जो सरकार चाहे कोई भी आए चाहे नहीं आए, लेकिन उनका अपना एक एजेंडा होता है कि हर व्यक्ति की जो खासकर पावरफुल बनने वाला है या पॉलिटिकल वो फिगर बनने वाला है, उसकी पूरी जन्म कुंडली उनके पास होती है जिस पे एक्सरसाइज करते हैं। तो ये कमी क्यों रही? जांच एजेंसी आपके पास में है, तो ये अब से पहले तो सारी चीजें आ जानी चाहिए थी। अगर आज ईडी पूछताछ कर रही है, छापे डाले जाते हैं, तो देखिए मानव स्वभाव है। ये प्रतिपक्ष के हाथ में आप एक हथियार दे रहे हैं कि 4.25 साल सरकार सोई रही, और चुनाव के टाइम पे जैसे जैसे मजबूती आ रही है और ये शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं नहीं कर रहा, एक मैं चर्चा बता रहा हूं आप लोगों को। ये एजेंसियां पहले काम कर सकती थी। किसी ने ये कोई मुकदमे आप लोगों के टाइम पे दर्ज नहीं हुए हैं, तो पहले से सारा सिलसिला चल रहा था। तो आखिर कमी क्यों रही कि अब चुनाव आ रहा है, आनंद फानन में महीने भर का वक्त है आप लोगों के पास में आचार संहिता लगने की, जो सब ठीक रहा तो
तो एक मैसेज जा रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। नहीं योगेंद्र जी, 5 साल का जो समय होता है बहुत लिमिटेड होता है, और जो योजना जैसे 129 योजनाएं और जो अलग अलग ये भी एक योजना रखते तो सही आप लोग। ये इसको योजना नहीं है, ये सीबीआई का अपना काम है, ईडी का अपना काम है, वो अपने पैनल में वो काम कर रहे हैं। हम जनता की भलाई हमारी प्राथमिकता, सबका साथ सबका विकास हमारा मुद्दा था। हम सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान बनाना चाहते थे, हम भारत को स्वस्थ करना चाहते थे, हम भारत के बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते थे। अब जो इंडिपेंडेंट एजेंसी दे दो ना, दे दो ना, हम तो लोग नहीं, आपको दे दो, सरकार के मालिक सरकार आप दिला दो, बेरोजगारों को दो, किसानों को दो, आप सब लोगों को दो, हम देखते नहीं हो, झूठ बोलते हो, बहन जी आप झूठ बोलती हो, आपका काम झूठ बोलने का है, क्योंकि आपके नेता भी झूठ बोलते हैं, आप भी झूठ बोलते हो, सारे झूठ है। आपके पास एक भी विकास का मुद्दा है क्या? विकास के मुद्दे में चुनाव लड़ो, छोड़ो चोर बेईमानों को, आप विकास के मुद्दे में चुनाव लड़ो, विकास किया ही नहीं आपने। हमने विकास के विकास, आपके यूपी में आपके मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ की सीट आप हार गए, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, हार गए नहीं हारे, आप बोलो ना, हम गुंडे हम गुंडे हैं क्या? आप बोलो सब गुंडे, आप गुंडे सब गुंडे, ये नहीं कहा, मैंने आपके लिए नहीं कहा, मेरे समझ पार्टी गुंडे बोला मैंने। योगेंद्र जी शील दावाई जी देखिए डायरेक्ट किसी पे आरोप नहीं लगाया, जो गुंडे वो जेल में जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बाहर जाएंगे तो उनके साथ सख्त कार्रवाई हो जाएगी, इस डर के साथ जेल में किससे भेजा था इन गुंडों को? मायावती ने, ये सब देश को पता है, एक गुंडा नहीं छोड़ा हमने वहां पर, और सारे गुंडों को हमने बंद किया। तो आप मेरी बात सुनो, कोई जब गए तो कैसे बहन जी आप भी जानते हो, हम लोगों ने चुनाव लड़ लिया तो सच्चाई है। अब जब चुनाव दो लड़ रहे तो आप बोगलाए हो, आप बाई इलेक्शन जीते क्या? बाई इलेक्शन जीते क्या? वो इलेक्शन जीतना और अलग अलग मुद्दे वो, तो अभी चुनाव की बात हो रही है 2019 में, आप नहीं जीतेंगे, आप नहीं जीतेंगे। गठबंधन कर लो, चाहे कितने भी और दलों को भी मिला लो, लेकिन आप दो ही भारी पड़ रहे हैं, हमको अकेला शेर है, अकेला वो नहीं, वहां पे अकेला शेर है क्या? दिल्ली यूपी में भी देखिए आप ऐसी बात मत बोलो, तो गुमराह करने वाली बात है। सुरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी एक स्कीम चलाती है ब्लैक एंड व्हाइट, फेयर एंड लवली नाम की इन्होंने एक नई क्रीम बनाई है। वो उसमें क्या करते हैं कि जब अन्य पार्टी में कोई नेता होता है, मैं तो ये कह रहा हूं कि किसी भी नेता पे, चाहे बीजेपी कांग्रेस किसी पार्टी का अगर क्रैप्ट कोई है तो उसको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए, उसका घोटाला अगर आपकी नीयत सही है, अगर आपकी नीयत सही है तो 10 दिन के अंदर जांच कीजिए नीयत, लेकिन आपकी नीयत सही नहीं है। आप राजनीतिक, इसको सिर्फ राजनीतिक ड्रामा बना के रखना है आपको। और जब कोई सांसद है, टीएमसी के जिस सांसद पे सबसे जो एलिगेशन था चिट फंड कंपनी का, जो आपने मैटर विवाद किया, उसने बीजेपी ज्वाइन की, फाइल बंद, उसकी पूरी जांच हुई है। कहाँ हुई है जांच? एक नोटिस नहीं है मैडम। आप सीनियर नेता हो बीजेपी के, वैसे भी सीनियर हो, आप जांच करना, एक बार भी नोटिस उसके पास गया नहीं। एकनाथ खड़गे जी महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उन पे 3 एलिगेशन लगे, वहां की जमीन हथियाने के, वहां के मछुआरों से रिश्वत लेने के, और तीसरा सबसे बड़ा एलिगेशन था कि दाऊद इब्राहिम के साथ उनकी वार्तालाप होती थी। आप अंदाजा लगा लीजिए, उस दाऊद इब्राहिम के साथ किसी कांग्रेस के, बसपा के, सपा के, वाम पार्टी के, मैं ये कह रहा हूँ, अगर होता तो बीजेपी क्या करती? मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये झूठा राष्ट्रवाद का ढिंढोरा आप पीटते हो, दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों के साथ मिल करके काम करते हो, तो ये चीज एक न एक दिन उजागर होनी है। और मैं ये कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी की अगर बात करो, नरेंद्र मोदी जी का स्पीच में एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, पर्टिकुलर एक कार्यकर्ता या नेता किसी के साथ अगर किसी के संबंध कहीं दिखते हैं, बात होती है, कुछ भी हो, पूरी पार्टी को उसमें कटघरे में खड़ा करना चाहिए, ये आप लोगों को तय करना है। हालांकि ये आप भी कोई अलग से बात नहीं कर रहे, ये इन लोगों का भी यही हाल है। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि क्या एक व्यक्ति की वजह से क्या पूरी पार्टी एक व्यक्ति का फेस होती है?
मैं यही कह रहा हूँ, बिल्कुल एक क्योंकि डेमोक्रेसी में एक समूह मिलकर सरकार बनाते हैं और उसका ही जो भारत में सिस्टम अपनाया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मात्र एक नहीं, दो आदमी, एक अमित शाह जी भी है, एक नरेंद्र मोदी। आपके तो एक ही है, नहीं, पूरा देश है, हमारे तो पूरा देश है। तो राहुल गांधी जी देश के आम नागरिक से बात करते हैं। आप शक्ति प्रोजेक्ट में मेंबर बनना हमारे, आप मैडम शक्ति प्रोजेक्ट है, शायद राहुल गांधी जी आपसे भी पूछ ले कि राजस्थान में कोई दिक्कत है तो मैडम मुझे बताइए। आप शक्ति प्रोजेक्ट मेंबर से जुड़ना कांग्रेस पार्टी से, फिर आपको लगेगा कि निश्चित रूप से मेरा भी कहीं न कहीं भागीदारी है आमद। तो ये लोग, इन लोगों की, चंद लोगों की सरकार है। ये इनको ये लगता है कि जब तक दूसरी पार्टी में नीतीश कुमार जी को खुद नरेंद्र मोदी जी निशाना बनाया करते थे, आज नीतीश कुमार जी से इनको कोई तकलीफ नहीं है। रामविलास पासवान को ये निशाना बनाते थे, यूपीए में मंत्री थे, आज उनको रामविलास पासवान जी से कोई तकलीफ नहीं है। और इन मायावती जी पे भी जो प्रेशर ये बनाने की करते हैं, ममता बनर्जी, ये लोग भी आज बता दीजिए, आपने शारदा चिट फंड पे राहुल गांधी जी ने मांग उठाई थी, राहुल गांधी जी ने मांग उठाई, हम कभी भी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अभी हम नहीं कह रहे, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जो तरीका आप अपना रहे हो कि आप अपने बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी सांसदों को बचा लोगे, उड़ीसा जो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं, और देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको फटकार लगाई है, अगर आपको जानकारी हो कि आप गिरफ्तार, बिल्कुल कि आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। हम किसी के साथ उसके, मैं यही कह रहा हूं कि आपको अगर लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा ने किया है, देश की चोरी की है, देश का पैसा खाया है, तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने राफेल का पैसा खाया है, और अगर देश के धन का, बिल्कुल आपको तकलीफ कहाँ हो रही है? मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप रॉबर्ट वाड्रा, मैं यही तो कह रहा हूँ, जहाँ जेपीसी क्यों नहीं बुलाई मैडम, जेपीसी क्यों नहीं बुलाई, जेपीसी क्यों नहीं बुलाई, सीएजी की झूठी रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट में क्यों दी, आप बताइए ना। जेपीसी से तकलीफ किस बात की हो रही है फिर? वो कह दिया कि नहीं, आपको देश के डेमोक्रेसी में, बीच में आपको देश के लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, उन्होंने कहा देश के लोकतंत्र में विश्वास नहीं है आपको। जिस नोटबंदी, काले धन की चर्चा मोदी जी क्यों नहीं करते, नोटबंदी की चर्चा मोदी जी क्यों नहीं करते? तब चुनाव से पहले, पिछले आज से योगेश जी 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी राजस्थान में आए, मैंने भी अमरूदों के बाग में जब वो थे, मैंने उनको सुना टीवी पे, तो वो कहते थे मित्रों चीनी क्या भाव, आजकल चीनी के भाव नहीं पूछते, मित्रों पेट्रोल डीजल क्या भाव, आजकल नहीं पूछते। जबकि जो पिछले, अब तो नहीं कह रहा मैं, 3 साल का जो शुरुआती कार्यकाल था, तो पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का जो रेट है वो विश्व स्तर पे सबसे कम रहा। तो फिर पेट्रोल डीजल, आप जीएसटी की बात कर रहे थे, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में क्यों नहीं लाए? 3.5 लाख करोड़ रुपए देश के आम आदमी के देकर के चंद्रबाबू को भगा दिए। और किसानों के लिए बात होती है, किसानों की ऋण माफी की बात होती है, तो आप कहते हो किस बात का ऋण माफ किया है? ये गोरा सिस्टम कहाँ किया है बताइए ना, कहाँ किया है? देखो ना, पता किया है कब? सिर्फ वादा कर रहे हैं ना, इंटरिम बजट में नहीं कर सकते मैडम, हमने राजस्थान में किया है, हमने छत्तीसगढ़ में किया, हमने मध्य प्रदेश में किया, हमने कर्नाटक में किया, हमने पंजाब में किया है। और मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 72,000 करोड़ रुपए पूरे देश में किया, बेवकूफ बनाया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अगर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अगर वो विकास की राजनीति करे, लेकिन वो जब चुनाव आते हैं तो देश की जनता को विकास के मुद्दे से भटकाते हैं। वो ये सोचते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा को अरेस्ट करके सत्ता में आ जाएंगे, नहीं आओगे। जनता जानती है, जो आपने कहा काला धन लाएंगे, बताना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी कहते थे लिस्ट मेरी जेब में है, वो या तो उनका कुर्ता खो गया, क्योंकि उनके पास तो हजारों कुर्ते हैं, पता नहीं कौन से कुर्ते में वो लिस्ट रह गई, तो उनको एक जांच कर लेनी चाहिए कि मेरे कौन से कुर्ते की जेब में वो पर्ची रह गई जिसमें काला धन छुपा हुआ था। वो कह रहे थे एक के बदले 10 सर लाएंगे, कहाँ है 10 सर? जम्मू कश्मीर में जो आम आदमी के हालात हुए, देश की सीमा है उस पर मैं ये कह रहा हूँ मैडम, आपको मैं ये कह रहा हूँ, मेरा आपसे आग्रह है, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप आज से 5 साल पूर्व का नरेंद्र मोदी जी का जो वीडियो है भाषण का, वो सुन लेना, आज का सुन लेना। आप खुद ये तय करोगे कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। वास्तव में नरेंद्र मोदी जी जनता स्वीकार कर रही है और कह रहे हैं नहीं स्वीकार। कब स्वीकार कर रही है? सारे चुनाव 5 राज्यों में चुनाव हुए, सेमीफाइनल बताइए। अमित शाह जी ने कहा था कि 5 राज्यों के चुनाव सेमीफाइनल है। अमित शाह जी कांग्रेस के नहीं है, अन्य किसी पार्टी के नहीं है। अमित शाह जी ने कहा कि 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं वो देश का सेमीफाइनल है, उस सेमीफाइनल में 0 समय कम है, मैं 1 मिनट का वक्त आपको दूंगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि
प्रियंका गांधी जी को बड़ी जिम्मेदारी दी है और ये कांग्रेस का अपना इंटरनल एक्सरसाइज है, उनके अपना वर्क है। लेकिन आधार क्या है कांग्रेस का वहां पे? क्योंकि पूर्वांचल से अभी बात करें पिछले 2 चुनावों की तो बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं हो पाया। वो एक जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी है। प्रियंका गांधी को लोगों ने यह भी कहा एक तुरुप के पत्ते के रूप में कांग्रेस ने काम में लिया है। ऐसे वक्त यूपी से इंट्रोड्यूस कराया है, यानी कि जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी को इंट्रोड्यूस है। हालांकि उनके लिए कोई नई बात नहीं है, पहले रायबरेली, अमेठी वहां पे खूब काम किए हैं उन्होंने, बाई इलेक्शन में भी काम किया। पर तुरुप के पत्ते को अपने ऐसी जगह, ऐसे क्षेत्र में जहां बाहुबलियों का दबदबा, नरेंद्र मोदी का गढ़, अगर प्रियंका गांधी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती हैं तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा। ही देखिए योगेंद्र जी, ये तो देश की जनता तय करेगी, उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार 2009 का लोकसभा का आम चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी ने वहां 21 सांसद जिताए थे और बीएसपी के 19 सांसद थे, सपा के मुझे फिगर याद नहीं है। और जो वोट परसेंट है वो तीनों पार्टियों का प्राय बराबर रहा था। लेकिन इन 9 सालों में कहीं न कहीं संगठन वहां कमजोर हुआ है। और प्रियंका गांधी के जाने के बाद निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां से जो देश की जो सत्ता है उसके रास्ते खुलते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की कमान प्रियंका गांधी जी और वहां से जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने संभाली है, उसके बाद युवा वर्ग है वो जिस प्रकार में आएगा, आपको ये भरोसा है। चलिए, यूथ पे भरोसा है और प्रियंका गांधी को तुरुप के पत्ते के रूप में कांग्रेस ने काम लिया है। अब ये देखना होगा कि तुरुप कितनी कारगर हो पाती है, जो भीड़ है ये वोट में तब्दील होता है कि नहीं होता है। मेरा आखिरी सवाल 30 सेकंड का होगा और मैं कुलवाल साहब आपके पास आना चाहूंगा। फ्रंट फुट पे खेलेगी, मैंने पहले भी आपसे सवाल किया। फ्रंट फुट का मतलब सीधा यही होता है कि अग्रणी भूमिका में हम रहेंगे, पीछे बीएसपी समाजवादी पार्टी रहेंगे। आपके प्रति सम्मान है राहुल गांधी का, पूरे मंच से कहा उन्होंने। लेकिन ये कुछ लगता है आने वाले दिनों में, कमिंग डेज में, ये बिखराव जो है इसे पाटने की कोशिश की जाएगी, रोका जाएगा? नहीं, सवाल है कांग्रेस का आंतरिक मामले, कुछ भी करे फैसला, ये कुछ भी बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हो। हम लोगों ने तो पहले बोल दिया कि बहुजन समाज पार्टी सपा का गठबंधन है, हम इतनी सीटें चुनाव लड़ेंगे। हाँ। अब कांग्रेस ये बताया कि चुनाव लड़ेगी कितनी सीटों पे, कांग्रेस ये नहीं बता रही है हम चुनेंगे कितनी सीटों पे, ये नहीं बता रहे। हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी सपा छोड़ दिया, वहां पे हम लोगों की हरियाणा में इतनी सीटें आएगी कि मोदी जी कांग्रेस दोनों ही बौखला जाएंगे। चलिए, मैं आखिरी सवाल मेरा शील दवाई जी आपके सामने, वहां बचाए रखना अपने मैंडेट जो है उसको बचाए रखना आपके सामने एक बड़ी चुनौती है, कैसे बचाएंगे? प्रियंका गांधी के रोड शो ने तो बिल्कुल तूफान मचा रखा है। देखिए, मैंने कहा ना कि रोड शो जो भी है जिसमें जो भीड़ आती है वो कोई भी आने वाले परिणाम का उससे आकलन नहीं किया जा सकता। मोदी सरकार ने जो काम किया है उसके आधार पर हम पूरी तरह से जनता आपसे भरोसा करेगी। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है और मैं रोकना चाहूंगा सभी को। तो प्रियंका गांधी का रोड शो, भीड़ काफी जुटी, लेकिन सवाल यहां पे फिर होगा, क्या ये भीड़ 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मत में तब्दील हो पाएगी? अगर होता है तो निश्चित रूप से प्रियंका गांधी का सही समय पे कांग्रेस का ये मास्टर स्ट्रोक जो कारगर रहेगा, और अगर नहीं होती है तो प्रियंका गांधी की लोकप्रियता के ग्राफ पे भी असर पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।